आइए बढ़ते आगे और अब मुलाकात करने का वक्त है बग्गा साहब से। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। और आपने सुबह सुबह हमारे निमंत्रण को आखिरी मिनटों में स्वीकार किया, थैंक यू सो मच सर। और बुलाने की वजह भी खास थी, जब इतना बड़ा एक्शन हुआ है आरबीआई की तरफ से कि रूपी ट्रेड सेटलमेंट होगा। पहले तो ये समझाएं सर कि आरबीआई ऐसा क्यों करना चाहता है कि हमारे रुपए में ही हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सेटलमेंट हो, इसके पीछे सबसे बड़ा पर्पज़, ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है? ये अनिल जी, 24 फरवरी का जो एक्शन हुआ रशिया और यूक्रेन का और जो सैंक्शंस लगाए गए, वो मेन पर्पस है। अब इसमें ये सोच के रखिए कि एक विकल्प दिया है आरबीआई ने। ये नहीं है कि आपकी डॉलर की ट्रेड या पाउंड की ट्रेड या यूरो की ट्रेड अब रुपी में तब्दील हो जाएगी। अगर आप चाहें, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर अगर सहमति है, तो रुपए का एक विकल्प है। और ये होता था अनिल जी, एक एशियन क्लियरिंग यूनियन होता था हमारा। और जब ईरान और इराक पे सैंक्शंस भी थे, तब हम ये कर सकते थे। एक पब्लिक सेक्टर बैंक को डेजिग्नेट किया जाता था, आई थिंक यूनियन बैंक था। और उसके ऊपर सैंक्शंस लगा भी दे अमेरिका तो कोई बड़ी बात नहीं है, और रुपए में हम क्लियरिंग कर लेते थे। ये बहुत अच्छा एक विकल्प आरबीआई ने कल निकाला। इसमें अच्छाई क्या है? अगर आपको रशिया से ट्रेड करना, आप डॉलर में ना उनको पेमेंट कर सकते हैं ना उनसे पेमेंट ले सकते हैं। रूबल बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से गिरता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये एक आसानी हो गई इंडियन इंपोर्टर्स को जो तेल खरीद रहे हैं, कि वो रुपए में पेमेंट कर सकते हैं रशियन बैंक्स की। रशियन बैंक्स खोलेंगे रुपए का अकाउंट, जो वॉस्ट्रो कहते हैं। ये लैटिन नाम होते हैं। वॉस्ट्रो मतलब जो ये अंदर आ रहा है, नॉस्ट्रो होता है डॉलर अकाउंट। तो ये वॉस्ट्रो अकाउंट है बेसिकली, जो बाहर के देश भारतीय बैंक्स में खोलेंगे और रुपए में वो बैलेंस रखेंगे। अगर उनका बैलेंस एक्सेस है, वो भारत के गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि उनको कुछ रिटर्न मिल सके। और देश के लेवल पे, जैसे रशिया का गैसप्रोम बैंक हो गया या सबर्ब बैंक हो गया, एक बैंक खोल लेगा देश के लेवल पे रशिया का, भारतीय किसी बड़े बैंक के साथ अकाउंट। उसमें आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफसेट होते रहेंगे। भाई किसी ने उनको कंज्यूमर आइटम्स भेजे, उसके सामने तेल आया, तो सरकार एक बैलेंस शीट लेवल पे उसको ऑफसेट कर पाएगी और नेट पेमेंट होगी। तो ये बहुत ही सहूलियत हो जाएगी इंडियन एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को। इसमें अब पोटेंशियल क्या है? एक सारे सार्क के देश, भूटान और नेपाल के साथ तो है हमारा रुपी क्लियरिंग, बट बाकी देशों के साथ कर सकते हैं। लैटिन अमेरिका के देश, अब जैसे वेनेजुएला के साथ अगर आपको करना है, क्यूबा के साथ करना है, कुछ आप नहीं कर सकते, सैंक्शंस लगे हुए हैं। आप उनके साथ कल ट्रेड हो सकती है रुपए में। अफ्रीकन कंट्रीज जिनके पास डॉलर रिजर्व्स नहीं है, अब जैसे श्रीलंका हो गया, श्रीलंका को हमने क्रेडिट लाइन दिया अनिल जी। अब उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास तेल नहीं है। इंडियन ऑयल बैठा है उधर श्रीलंका में। अगर श्रीलंका से उनके रुपए ले लें आज के मार्केट लेवल पे, वो जाके भारतीय रुपए खरीद के हमारे किसी स्टेट बैंक में डाल देंगे, उसके सामने आईओसी उनको तेल दे देगा, तो डॉलर की जो रिक्वायरमेंट है श्रीलंका की, वो हट जाएगी। और जो आईएमएफ ने गर्दन पकड़ी हुई है श्रीलंका की, तो ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है। और भारत, ये चाइना ने किया है बहुत पहले से, बट चाइना को लोग ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि वो बहुत और चीजें आती हैं साथ में। भारत को वो जानते हैं कि सच्चा दोस्त है। वो जिस तरह से हमने श्रीलंका की मदद की है, वैसे ही हम करेंगे। तो ये रशिया के साथ ट्रेड, श्रीलंका जैसे केस में ट्रेड, और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, बहुत बेनिफिट्स आएंगे। यही है कि पूरा ब्यूरोक्रेसी इसमें तैयार होना चाहिए। आरबीआई ने तो कह दिया, और आरबीआई तो बहुत सक्षम है, वो एकदम कर देंगे। बट जो ड्यूटी ड्रॉबैक आते हैं, जो बेनिफिट्स आते हैं, जो सब्सिडीज आते हैं, जो जीएसटी का बेनिफिट आता है, ये सब भी पूरा आपका फाइनेंशियल जो एनवायरनमेट है, इसको बदलना पड़ेगा कि ये नए तरीके आ गए हैं। नहीं तो ये पकड़े जाएंगे एक्सपोर्टर इंपोर्टर कल को, जब अकाउंट्स खुलेंगे या स्क्रूटनी में आएगा या कोई जीएसटी वाला पहुंच जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि सरकार सारे, और आरबीआई का अगर आप कल 3 पेज का सर्कुलर पढ़ें, उसमें उन्होंने बहुत सारे फेमा से लेकर एक्सपोर्ट का जो
ऑमनिबस मेमो है, इंपोर्ट का जो मेमो है, सेटलमेंट का है, बहुत सारे लॉज हैं जिनको उन्होंने रेफर किया है। तो ये बहुत जरूरी रहेगा कि फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेसी को ये समझ आ जाए कि ये करना है देश के लिए। 6 महीने के बाद आया, बट बहुत अच्छा आया और भारत को स्ट्रांग बनाता है, हमारे रुपए को भी स्ट्रांग बनाता है। अब बग्गा साहब से हमने रुपए का ये जो पूरा मामला हुआ ट्रेड का हुआ समझा। अब सर दूसरी चीज़, अभी तक तो सारा का सारा काम डॉलर में होता है, तो ये अमेरिका को थोड़ी अच्छा लगेगा कि आप डॉलर के बजाय रुपए में करने की सोच रहे हैं। तो फिर क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि अमेरिका कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली परेशान करने की कोशिश करे, सैंक्शन लगाने की कोशिश करे, या हमारी आईटी कंपनियां, फार्मा कंपनियां अमेरिका में जो कारोबार करते हैं उनको टाइट करे, ऐसा कुछ हो सकता है? अनिल जी देखिए, उनका सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, उसके खिलाफ ट्रंप ने भी बहुत कोशिश की और उनका जो ट्रेड गैप है चाइना से वो बढ़ता ही जा रहा है सैंक्शंस लगाने के बावजूद। और सैंक्शंस ये जो टैरिफ लगाए उससे उनका इन्फ्लेशन बढ़ गया। चाइना ने तो पास ऑन कर दिया और अब बोल रहे हैं कि चलो ये हटा देते हैं, इससे इन्फ्लेशन गिर जाएगा। सरकार के अंदर ही लड़ाई हो रही है। कॉमर्स सेक्रेटरी आके कहती हैं कि नहीं, इससे इन्फ्लेशन पे असर नहीं है। दो और ऑफिशियल कहते हैं कि ये हटा देना चाहिए, इन्फ्लेशन सबसे बड़ा खतरा है, अभी टैरिफ हटा दो। तो कुछ होने नहीं वाला अनिल जी। ये बहुत अच्छी तरह से जयशंकर जी ने जिस तरह से यूरोप में बयान दिया, अभी इधर G20 में भी जिस तरह से बोले, अब हमें मॉडल करना है कि हम भी एक इमर्जिंग सुपर पावर हैं, मार्केट हमारा है, सप्लायर ऑफ चॉइस चाइना के बाद हमें बनना है दुनिया का। और इसके लिए हमें उठ के काम करना पड़ेगा जरूर। दोस्ती सबसे है, बट ये भी देखना है कि राष्ट्रीय हित कहाँ है। अगर हमें $70 पे तेल दे रहा है रशिया, तो क्यों नहीं खरीदना चाहिए। और अगर रुपए में हमें फोर्स कर रहे हैं आप, क्योंकि डॉलर हम कर रहे थे उनके साथ, आपने उनको डॉलर में से निकाल दिया, तो अब हम उनको कैसे दें। तो इसलिए हम रुपए लेके आ रहे हैं। और कल को मैं कहूंगा ये ईरान के साथ भी खोलना चाहिए। हिस्टोरिक हमारे रिलेशंस हैं ईरान के साथ। और चीन उनसे तेल उठा रहा है रोज, नियरली 1 मिलियन बैरल चीनी शिप्स उठाते हैं ईरान से तेल। भारत क्यों नहीं उठा पा रहा है। और जब हमारा चाबार पोर्ट बना है उनके साथ, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं, वो न्यूक्लियर डील तो चलती रहेगी, आगे पीछे होता रहेगा, बट हमें पहले राष्ट्रीय हित देखना है। अब इस पे क्या सैंक्शंस आएंगे भारत पे, मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है। हाँ, बहुत जरूर कड़वे वचन बोले जाएंगे और काफी नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, आसान नहीं है। जब ऐसे चेंज हो रहा है अनिल जी, हमारा एक म्यूजियम होता था जब मैं एक फॉरेन बैंक में था, वहां मैंने देखा था जाके कि पूरे 1900s में, 1800s में क्या एफएक्स रिजर्व करेंसी होती थी। सारे या डॉइचे मार्क में होते थे, जर्मन मार्क में, या फिर स्टर्लिंग पाउंड में। इतने पुराने पुराने इंस्ट्रूमेंट होते थे। रेल रोड इधर बना उधर बना। यूएस भी इमर्जिंग मार्केट था अपने सिविल वॉर तक। आप सोचिए, अमेरिका इमर्जिंग मार्केट था, उल्टा फ्रंटियर मार्केट था। लोग पैसे डालते थे और गवा देते थे। तो ये भारत के लिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इसको अगर हम मजबूती के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ इसको हैंडल करें, बहुत पोटेंशियल है अनिल जी। एग्जैक्टली सर, यही मैं सुबह बता रहा था। ये हमें आर्थिक महाशक्ति बननी है, दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में हमें पहुंचना है, तो ऐसे बोल्ड फैसले लेने ही पड़ेंगे। जब आप बोल्ड फैसले लेते हो तो जो दादा लोग हैं उनको तो बुरा लगता ही है। वो तो सोचेंगे अरे हमारी लीग में कैसे आने की कोशिश कर रहे हो। करेक्ट। करेंगे छोटा मोटा कुछ ना कुछ करेंगे तो निपटेंगे, ठीक है ना। मैं सर यही बोल रहा था सुबह दीप को भी कि हम चढ़ाव पर हैं, अमेरिका उतार पर है। सही है ना सर? बिल्कुल, वो बहुत फर्क आ रहा है। और देखिए, जो कल पॉपुलेशन की रिपोर्ट आई उसमें पॉलिटिक्स बाजी ज्यादा हो गई, बट आप ये देखिए यूरोप की आबादी हर साल लगभग 10 लाख गिर रही है। रशिया की आबादी गिर रही है। जापान तो पिछले 20 साल से आबादी गिर रही है क्योंकि वो इमिग्रेंट भी अलाउ नहीं करते। कोरिया की आबादी गिर रही है। चाइना की समतल हो गई है और गिरेगी इसके बाद। यंग पॉपुलेशन कहाँ है? अफ्रीका में है और सबसे बड़ी भारत में है। मार्केट कहाँ है? भारत में। कंजम्पशन कहाँ है? भारत में। हम अपना मार्केट खोल देते हैं। चाइना ने फेसबुक, गूगल, किसी को अलाउ नहीं किया, उन्होंने अपनी कंपनियां बनाई प्रोडक्ट में।
यहाँ सब प्रोडक्ट कंपनियां बैठी हुई हैं। चाइना ने बोला हमें टेक्नोलॉजी दो, हम अपनी कंपनियां बनाएंगे, उसके बाद खरीद के कर दिया ना। 1970 का अगर आप हिस्ट्री देखें अनिल जी, जो सऊदी अरामको हम कहते हैं, वो अमेरिकन ओन्ड कंपनी थी। पहले 25% सऊदीज ने लिया, फिर 50 हुआ, और फिर करते करते 100% सऊदी ओनरशिप में आ गया। वही तेल की रेवेन्यू उन्होंने लेके, और ऐसा नहीं है कि सऊदी से उनके रिलेशन बिगड़े हैं। सऊदी ने भी देखा कि सिर्फ अमेरिका से लेते हुए हथियार, हम ये अरब स्प्रिंग में उनको दिखा कि लीबिया में क्या हुआ, ट्यूनीशिया में क्या हुआ, इजिप्ट में क्या हुआ, कि ये अच्छे वक्त के ही साथी हैं, आड़े वक्त में खड़े न हो आपके साथ या ना हो। उन्होंने चाइना के साथ भी रिलेशन बनाए, रशिया के साथ भी बहुत क्लोज हो गए। वही हमें करना है। जो नॉन अलाइनमेंट थी हमारी, दोस्ती हमारी सबसे है, दुश्मनी हम किसी से नहीं करना चाहते, बट अपने नेशनल इंटरेस्ट को हम सर्वोपरि रखेंगे। यही करना है अनिल जी। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। सर आप जाइएगा मत, एक चीज़ और पूछनी है आपसे। वो कल आने वाले जो डेटा है महंगाई के, उससे पहले थोड़े ब्याज दरों को लेकर वापस से गहमा गहमी हो रही है, तो मैं थोड़ी सी देर में आपके पास फिर से आ रहा हूँ उसके ऊपर पूछने के लिए मैं। लेकिन तब तक एक बार मैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक, आप कुछ कहना चाहते थे सर? एक चेतावनी भी देनी थी अनिल जी ऑन मुझे अर्निंग्स इन यूएस, वो एंड में देता हूँ। आई एम वेटिंग, आप आराम से करिए प्रोग्राम। एक मैं कल रात को कुछ स्टडीज कर रहा था, एक चीज निकल के आई, वो थर्सडे फ्राइडे के लिए थोड़ी चेतावनी देना चाह रहा था अनिल। बग्गा साहब, एक तो आज रात को जो अमेरिका में इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले हैं, सॉरी कल रात को, जिसमें लोग अब तो कोई 1% की भी ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं अगर खराब आ गए तो। और दूसरा आप कुछ एक विशेष बात बताना चाहते थे सर, दोनों बताइए सर। अनिल जी, मेन चीज ये इन्फ्लेशन तो आके थर्सडे को भी बता दूंगा। 8.8% लग रहा है, वही अभी कॉन्सेंसस आ रहा है, तो बढ़ेगा। मई में 8.6 था, बट उससे भी बड़ी तो उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। एक और बड़ी बात कह सकते हैं, अर्निंग्स इस तिमाही के, पिछले तिमाही के अर्निंग्स ग्रोथ था 90%, क्योंकि वो कोविड के बाद निकल रहा था सेकंड क्वार्टर, तो 90% पिछली तिमाही का ग्रोथ था। इस साल उम्मीद है 5% की, बट बैंक्स के जो नंबर्स आ रहे हैं थर्सडे और फ्राइडे को, बड़े बड़े बैंक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक के नंबर आ रहे हैं। उनको फोर्स होगा, क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है, तो ऑटोमेटिकली उनको बड़ा लेंडिंग प्रोविजंस लेना पड़ता है। तो $3.5 बिलियन बैंक्स एक्स्ट्रा प्रोविजन ले रहे हैं। पिछले साल उन्होंने 6 बिलियन का राइट बैक किया था, तो पॉजिटिव आया था। तो 9 बिलियन का एक स्विंग आ रहा है, और बैंक्स के नंबर 20 से 30% साल दर साल प्रॉफिट गिरने वाले हैं। तो ये वेल नोन है, अच्छी बात है, जितने लोगों को पता लगे अच्छा है, उनको अचंबा ना हो। बट इससे थोड़ा मार्केट मूविंग हो सकता है थर्सडे फ्राइडे को। ओवरऑल प्री टैक्स, प्री प्रोविजन 7% तक गिरेंगे, तो इतना अच्छा तिमाही वैसे भी नहीं है, बट देखने में 20 से 30% बैंक ऑफ अमेरिका या जेपी मॉर्गन के नतीजे खराब आए तो मार्केट थोड़ा हिल सकता है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स में।